नमस्कार। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक बाल कवि सम्मेलन है, जिसका अर्थ है कि ये ऐसे कवियों का सम्मेलन है जिसमें बालक कवि हैं और उनके द्वारा हास्य की कविताएं इसमें सुनाई जाएंगी। तो आइए बच्चों के द्वारा सुनाई गई कविताओं का आनंद लेते हैं और पढ़ते हैं पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। बच्चों, इसका अर्थ होगा विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे थे। विविध का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए थे। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः का अर्थ होता है नीचे। श्रोतारः कहते हैं श्रोतागणों को जो सुनने के लिए आए हैं। हास्य कविता श्रवणाय, वो हास्य की कविताएं सुनने के लिए उत्सुकाः, उत्सुक हैं, बेचैन हैं और इसलिए कोलाहलम च कुर्वन्ति। कोलाहलम का अर्थ होता है शोर करना, इसलिए वह शोर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ होगा अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे जो श्रोतागण हैं वह हास्य की कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए वे सब शोर कर रहे हैं। आगे देखिए, संचालकः अलम कोलाहलेन। अब जो मंच का संचालन कर रहा है, संचालक कहता है, जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है, अलम कोलाहलेन, शोर बस करें, यानी शोर बंद कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। तो संचालक कहता है शोर मत कीजिए। अद्य यानी आज परम हर्षस्य अवसरः, बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, बच्चों वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे श्रोतागणों को हंसी आए, क्योंकि ये बाल कवि सम्मेलन है और इसमें हास्य की कविताएं सुनाई जाएंगी। तो संचालक भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे श्रोतागणों को हंसी आए। तो उसने क्या कहा? काव्य हंतारः। इसका अर्थ होता है काव्य की हत्या करने वाले और कालयापकाश्च, आपका समय नष्ट करने वाले। ऐसे भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कविताओं के धुरंधर समागताः सन्ति, आए हुए हैं। तो संचालक ने कहा कि शोर मत कीजिए, आज बड़े खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले, आपका समय बर्बाद करने वाले ऐसे भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। तो एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। इसका अर्थ होगा आइए कर्तल ध्वनिना, तालियां बजा करके, वयम एतेषां, हम सब इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। अब देखो बच्चों, उनमें से जो पहला बाल कवि है उसका नाम है गजाधर। तो वो क्या कहता है? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ होगा सभी अरसिकों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। इसका अर्थ क्या होगा? वो कह रहा है कि प्रथमम तावद्, पहले तो, अहम आधुनिकम वैद्यम, मैं आज के जो आधुनिक वैद्य हैं, जो आजकल के डॉक्टर हैं, उनको उद्देश्य, उनको अपना साध्य बनाकर स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। तो वो आजकल के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर अपनी कविता सुनाता है। तो वो क्या कहता है? वैद्यराज नमस्तुभ्यं
यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा, वैद्यराज कि हे वैद्यराज यानी कि हे डॉक्टर्स, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, यमराज सहोदर। और देखो वह डॉक्टर के लिए एक और शब्द का प्रयोग करता है, यमराज सहोदर। सहोदर का अर्थ होता है भाई, यानी हे यमराज के भाई आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, जो यमराज होता है वह तो केवल प्राण हरता है, हमारी जान लेता है, परंतु वैद्य प्राणान धनानि च। और डॉक्टर क्या करते हैं, प्राणों के साथ साथ हमारा धन भी ले लेते हैं। तो सर्वे उच्चै हसंती, सब जो श्रोतागण होते हैं वो जोर से हंसने लगते हैं। देखो बच्चों, इसमें गदाधर आजकल के डॉक्टरों के ऊपर व्यंग्य करता हुआ एक हास्य कविता सुनाता है कि हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई आपको नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राण हरता है, पर आप प्राणों के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालांतकः, अब दूसरा जो कवि है उसका नाम है कालांतकः। तो वो कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। तो कालांतक कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, डॉक्टर तो हर जगह होते हैं, परंतु न ते मादृशा कुशला, परंतु वह मेरी तरह कुशल नहीं होते। किस काम में कुशल नहीं होते, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में वे मेरी तरह कुशल नहीं होते या दक्ष नहीं होते। तो वो आगे कहता है, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य यानी कि मेरी भी कविता आप सब सुनिए। तो उसकी कविता क्या है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। तो वो कह रहा है, चितां प्रज्वलितां, चिता को जलता हुआ देखकर वैद्यो विस्मय आगतः, चिता को जलती हुई देखकर डॉक्टर हैरान है। क्यों हैरान है कि नाहम गतो न मे भ्राता, ना तो मैं गया ना मेरा भाई, कस्येदम हस्तलाघवम, तो ये किसके है हाथ की सफाई। कालांतक कह रहा है, ना मैं गया ना मेरा भाई, तो ये किसके हाथ की सफाई। तो सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से हंसने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुंदिलः, आगे तीसरा जो बाल कवि है उसका नाम तुंदिल है। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंद बच्चों तुंदस्य का अर्थ होता है तोंद के ऊपर, तुंदस्य उपरि का अर्थ होगा तोंद के ऊपर। जिस तोंद कहते हैं बड़ी तोंद वाला यानी बड़े पेट वाला। तो ऐसा जो तीसरा बाल कवि है वह तुंदस्य उपरि, अपनी तोंद के ऊपर हस्तम आवर्तयन, हाथ फेरता हुआ आता है और कहता है, तुंदिलम हम बोह, मैं तुंदिल हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य कविता सुनिए, और जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए। उसकी कविता क्या है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो वो कहता है कि परान्नम अर्थात पराया अन्न, पराया भोजन, पराया अनाज, प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, अगर आपको कभी भी पराया भोजन खाने का अवसर मिले तो माँ शरीरे दयाम गुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। इसका अर्थ होगा कि अगर आपको कहीं भी पराया भोजन खाने का मौका मिले तो अपने शरीर पर दया मत करो, जितना मन करे उतना खा लेना चाहिए, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में जो पराया भोजन है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से पराया भोजन मिलता है। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर का क्या है वो तो हमें बार बार मिलता रहेगा। तो इसमें तुंदल ने कहा कि पराया भोजन करने में हमें अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, पराया भोजन मिलना बहुत मुश्किल है, शरीर का क्या है वो तो बार बार मिलता रहेगा। तो सर्वे पुनः
अट्टहासम कुर्वन्ति। सभी लोग फिर से अट्टहास माने हा 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 इस प्रकार करते हैं। आगे देखिए चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। अब देखो बच्चों, इसमें जो चौथा कवि है उसका नाम है चार्वाकः। तो वो कहता है हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण सर्वथा उचितमेव, बिल्कुल सही है आपकी बात कि शरीर का पोषण होना चाहिए, करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, अगर आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब आप ऋणम यानी कर्ज लेकर के पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थों का भोग कर सकते हैं यानी खा सकते हैं। तथा कथ्यति, और कहता है चार्वाक कवि, और इसी प्रकार का जो चार्वाक है वह अपनी कविता सुनाता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, यावत् जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर, घृतम पीवेत, घी पिए। श्रोता, अब उनमें से एक श्रोता पूछता है तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। जैसा कि चार्वाक ने कहा कि जब तक जिए सुख से जिए और कर्ज लेकर घी पिए। तो इतनी ही पंक्ति सुनकर के एक श्रोता पूछता है भाई अगर आप कर्ज लेकर घी पिएंगे तो उसका प्रत्यर्पण यानी कि उस कर्ज को आप वापस कैसे लौटाएंगे। तो चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यताम, सुनिए मेरा बाकी बची हुई कविता सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पये जनः। उसने कहा कि घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करना चाहिए, और उसके बाद ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, जो आपने कर्ज लिया है उन लोगों को कर्ज वापस लौटाना चाहिए। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति। अब इसका अर्थ क्या होगा कि काव्य पाठ श्रवणेन, ऐसे कविताओं को सुनने से उत्प्रेरितः, प्रेरित होकर, एकः बालको अपि, एक बालक ने भी, जो श्रोतागणों में बैठा हुआ एक बालक है वह भी आशु कविताम रचयति, एक छोटी सी कविता रचता है और हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और उसी प्रकार वह हंसता हुआ सुनाता है। तो उसकी कविता बालक क्या कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, मेरी भी कविता सुनिए। तो उसकी कविता क्या है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामयम। देखो इसका अर्थ क्या होगा कि वह कहता गजाधरम कविम चैव यानी कि और, तुंदिलम भोज्यलोलुपम, इसका अर्थ होगा कि गजाधर जैसा कवि और तुंदिल जैसा भोज्यलोलुपम। भोज्यलोलुपम का अर्थ होता है भोजन का लोभी या लालची। आगे है कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतकम जैसे वैद्य, और चार्वाकम च नमामयम, मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। तो काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य अपनी कविता सुनाने के बाद वह भी हा 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 ऐसा करता हुआ हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, जो बाकी श्रोतागण हैं वे भी हंसते हैं, और सर्वे गृहम गच्छन्ति, सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये है चौथा पाठ था हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसमें चारों बाल कवियों ने अपनी हास्य कविताएं सुनाई। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। देखो पहला प्रश्न क्या है, उच्चारणम कुरुतः, हमने इसमें शब्दों का उच्चारण करना है। पहला है ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, निश्चय, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्चै, अलम, पुनः और एकदा। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब हमने जो हमें पेटिका दी गई है उसमें कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं और उनको चुनकर हमने वाक्यों की पूर्ति करनी है। जैसे फर्स्ट है वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, इसका अर्थ क्या होगा कि वृक्ष के ऊपर
पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद यानी बहस या लड़ाई को बस करें। नेक्स्ट है वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। नेक्स्ट है मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, इसका अर्थ है कि मंच के नीचे जो श्रोतागण हैं वे उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, इसका अर्थ होगा कि छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, अशुद्धम पदम चिनु। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं और उनमें से एक शब्द अशुद्ध है, वो सही नहीं है, तो हमने उसको चुनना है, उसको हमने अलग करना है। जैसे फर्स्ट है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। इसमें जो सबसे अशुद्ध शब्द है वह है गमन्ति। गमन्ति का यह रूप नहीं होता है, वह गच्छन्ति होता है, तो यहाँ पर हम गमन्ति को अलग लिख लेंगे, इसको अलग चुन लेंगे। नेक्स्ट है रामेन, गृहेन, सर्पेन और गजेन। इसमें भी देखो बच्चों, जो लास्ट वर्ड है गजेन, ये सही नहीं है, इसको हम अलग लिख लेंगे। नेक्स्ट है लतया, मातया, रमया और निशया। यहाँ पर देखो तृतीया विभक्ति और सब एकवचन शब्द हैं, जिसमें लतया, रमया और निशया ये तो सही हैं, परंतु मातया गलत है क्योंकि यहाँ पर मात्रा रूप होता है। आगे देखिए लते, रमे, माते, प्रिय। यहाँ भी देखो बच्चों, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन शब्द है, तो यहाँ पर माते गलत है क्योंकि यहाँ पर बनता है मातरऊ। नेक्स्ट देखिए लिखती, गर्जती, फलती और सेवती। तो इसमें जो लास्ट वर्ड है सेवती वो गलत है, इसका सही रूप होता है सेवेते। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब देखो बच्चों, हमें कुछ पेटिका में कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनके समानार्थक पदों को चुन करके लिखना है। देखिए फर्स्ट है प्राप्य। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, और इसका जो समानार्थक शब्द है वो है लब्ध्वा। लब्ध्वा का भी अर्थ होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट है कुशलः, कुशल होना, किसी चीज़ में दक्ष होना, स्किल्ड होना, तो यहाँ पर कुशलः का अर्थ होगा दक्षः। नेक्स्ट है हर्षस्य, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, तो इसका जो सिमिलर शब्द है, जो इसका सिनोनिम है वो होगा प्रसन्नतायाः। नेक्स्ट है देहस्य, देह कहते हैं शरीर को, तो इसका जो समानार्थक शब्द होगा वो शरीरस्य। लास्ट है वैद्यम, वैद्यम कहते हैं चिकित्सक को, डॉक्टर को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरानि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर हमने एक पद में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। इसका अर्थ होगा कि मंच पर कितने बालकवि बैठे हुए थे। तो हमने जब ये पाठ पढ़ना शुरू किया था तो पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ था कि 4 बालकवि बैठे हुए थे, इसलिए इसका उत्तर होगा चत्वारः। नेक्स्ट है के कोलाहलम कुर्वन्ति। इसका अर्थ है कि कौन शोर कर रहा था। तो जो सुनने के लिए आए थे, जो श्रोतागण सुनने के लिए आए हुए थे, वो शोर कर रहे थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे श्रोतारः। नेक्स्ट है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। इसका अर्थ होगा कि गजाधर जो पहला कवि था वह किसको उद्देश्य मानकर अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा था। तो उसने आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनको उद्देश्य मानकर अपनी कविता प्रस्तुत की थी, तो लिखेंगे आधुनिकम वैद्यम। नेक्स्ट है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। इसका अर्थ होगा कि तुंदिल ने किसके ऊपर अपने हाथ को फेरा, तो उसने अपनी तोंद के ऊपर हाथ को फेरा था, तो उत्तर लिखेंगे तुंदस्य। नेक्स्ट है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। इस संसार में बार बार क्या होता है या क्या प्राप्त करते हैं, तो शरीरानि। लास्ट देखिए किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या कर कर घी पीना चाहिए। तो उसने अपनी कविता में बताया था ऋणम कृत्वा, यानी कि कर्ज लेकर हमें घी पीना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा ऋणम। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुतुम। देखो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देख करके हमने कथा को पूरा करना है। तो देखिए पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्।
इसका अर्थ होगा कि पुराने समय में एक राजा का एक प्रिय वानर यानी बंदर हुआ करता था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, एक बार राजा सोया हुआ था। नृपः कहते हैं राजा को, सुप्तः माने सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, वानरः जो बंदर था वह व्यजन, व्यजन बच्चों कहते हैं पंखे को, तो पंखे से उसको हवा दे रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी क्या होता है, एक मक्खी राजा की नासिका नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि वानरः बारंबारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। इसका अर्थ क्या होगा, हालांकि, यद्यपि का अर्थ होता है हालांकि, बंदर बार बार उस पंखे से उसको निवार्यति माने हटा रहा था, दूर भगा रहा था, परंतु फिर भी वह पुनः पुनः बार बार राजा की नाक पर आकर बैठ रही थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में क्या हुआ, उस बंदर ने मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूर गता, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। इसका अर्थ होगा कि मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, दूर भाग गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, परंतु उस खड्ग के प्रहार से, उस तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनै सह मित्रता नोचिता, कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचित नहीं है, यानी हमें मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, विलोम पदानि योजयत। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पर विलोम शब्दों को मिलाना है। तो पहला शब्द है अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऊपर, तो हमने लिखेंगे ऊपरी। नेक्स्ट है अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर, और इसका विलोम शब्द होगा बहिः यानी बाहर। नेक्स्ट है दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे कहते हैं मूर्ख को, बेवकूफ को, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सुबुद्धे। नेक्स्ट है उच्चैः, ऊंचे स्वर में, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, निच्चैः। नेक्स्ट है दुर्लभम, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों, सुलभम। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज कक्षा 7 का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के विषय में चर्चा की है। इस पाठ को लेकर के आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।